नमस्कार। आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। और बात पच्चीसी में आज हम बात कर लेते हैं जो अयोध्या में राम जन्मभूमि, जो मंदिर की, राम मंदिर के चिर परीक्षित राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और उसके बारे में बात करने के लिए हैं हमारे मित्र और जाने माने विचारक और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र के पूर्व छात्र नेता रहे डॉक्टर नीरज रावत। तो नीरज जी, आज के इस भव्य और विशाल समारोह पे को आपने देखा होगा, तो आपको क्या अनुभूति हुई और इसके बारे में क्या आप आकलन करना चाहेंगे? बात पच्चीसी के दर्शकों को नमस्कार। माधव जी, बहुत धन्यवाद मुझे पुनः आपके इस मंच पर आने के लिए, आमंत्रण करने के लिए, और एक ऐसे विषय पर जो हमारे जब से हम बड़े हुए हैं तब से इस आराध्य को मानते हुए, पूछते हुए हम बड़े हुए, हमारी माँ और सब करते रहते थे। तो आज का जो मैं समअप करना चाहूँगा सर, कि आज का ये जो भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, ये मेरे लिए तो एक तरह से जो मैं जनता में उत्साह देख रहा हूँ, जो पूरे राष्ट्र में एक इसके प्रति एक भावना देख रहा हूँ। मेरे मोहल्ले में औरतें निकल कर इस चीज़ को जो सेलिब्रेट सुबह से कर रही थी, और आज भी अभी भी वो सामूहिक दीप प्रज्वलित कर रही हैं राम ज्योति के नाम पर। तो ये एक भाव, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई किसी एक ज़माने में जब हम क्रांतिकारी संघों के साथ जुड़े हुए होते थे और क्रांति की बातें करते थे, तो कि जब एक ऐसा समय आएगा तो एक कोई चीज़ पूरी हो जाएगी। मुझे कोई ऐसे माहौल की सी अनुभूति हो रही है कि भारत के लोग एकदम इस से ऐसा जुड़ चुके हैं। अब ये चाहे तो उस न्यास की बड़ी बात की है कि उन्होंने इस तरह से इसको सामने ला के रखा, जिस तरह उन्होंने ये पूरा आयोजित किया। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर भी काफ़ी भावुक हो गया था जब मैं इस चीज़ को देख रहा था, या इससे जुड़े जो व्यक्ति रहे हुए हैं उनकी कभी बातें जब सुनता हूँ तो बड़ा भावुक कर देने वाला होता है। क्योंकि उस समय तो शायद मैं इन चीज़ों से उतना नहीं जुड़ा था, मुझे डिटेल नहीं थी, उम्र शायद कम थी, या हमारी प्रायोरिटीज़ अलग थी। आज जब मेरा दुनिया में घूम फिर के, पढ़ लिख कर, बड़े बड़े लोगों से बातचीत करने के बाद जो मेरा मस्तिष्क है उसको जो विकास हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद जो मेरे समझ में आने लगा है कि ये सत्य में ही एक ऐसी मांग थी आम जन की, जिसको शायद हम ये सोचते थे कि नहीं, कोई एक पर्टिकुलर कुछ छोटा ग्रुप ही इसकी डिमांड कर रहा है। लेकिन इसकी जब ये पूर्णता पर पहुंचा है, और जिस तरीके से आप दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम तक के भारत के लोगों को जब आप इससे जुड़ा देख रहे हो, और कटिंग अक्रॉस ऑल रिलीजन्स, क्योंकि देखिए इसमें कितने लोग, और मैं यही कहता था कि जब राम राम पर किसी व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन किया था, तो हम जब बड़े हो रहे थे माधव जी, तो हम तो कुछ मोहल्ले के हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स थे, वो सभी राम राम कहते थे। बल्कि मैं कुछ दिन, अगर कुछ वर्ष पूर्व की, यहाँ जब मैं जयपुर लौट कर भी आया था, तो हमारे घर पे ही कोई जो रहती थी, उसके पिताजी जब कभी आते थे वो राम राम ही कहते थे यहाँ, तो वो मेरी शायद 2000 के बाद की बात है। तो ये तो क्या है, राम तो जैसा एक बार शायद आपके साथ डिस्कशन करते मैंने पहले भी कहा था कि राम तो एक संपूर्णता का भाव, भारत और राम को पृथक करना बड़ा ही विचित्र था। लेकिन मैं यहाँ एक और चीज़ आपसे थोड़ा सा कहना चाहूँगा क्लैरिटी के लिए, कि आपने भी जैसे कहा कि राम मंदिर की प्राण, ये देखिए कोई एक राम मंदिर वाली बात नहीं है, यह बहुत साफ साफ जन्मस्थली में प्राण प्रतिष्ठा की बात है। देखिए राम मंदिर तो अपने जयपुर में भी है, वो स्टेशन रोड पे आता है, कहीं और भी मैंने कहीं एक दो जगह देखा है कि राम मंदिर तो आप बना लीजिए। ये स्थान कि भाई जब ये नारा देते थे, हम कभी उसको सीरियसली नहीं लेते थे, ना समझते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे। भाई वो वहीं से क्या मतलब था, क्योंकि जन्म स्थान उसको माना गया था। जैसा ये कहा गया कि वे प्रकट हुए हैं अपने यहाँ प्राकृतिक रूप से, तो ये लोगों की आस्था है, भावना है, उस कार्य को हुआ। इसलिए इस जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कहना सबसे ज़्यादा उचित रहेगा। और अब जो इससे सांस्कृतिक क्रांति
या सांस्कृतिक पुनरुत्थान या सांस्कृतिक जागरण, जो भी आप नाम देना चाहें, मुझे तो उस तरह की भावना लग रही है। लेकिन बहुत सकारात्मक, मैं भावुक हूँ लेकिन सकारात्मक तौर पर भावुक हूँ कि ये तो राष्ट्र को जोड़ने का प्रयास है, जिसमें उत्तर दक्षिण पश्चिम, जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग इसमें जुड़े हैं। और मैं भारत की जनता को इस बात के लिए मतलब बिल्कुल नमन करना चाहूँगा कि जिस शांतिपूर्वक, जो कुछ पुराना इतिहास रहा होगा, लेकिन एक बहुत उत्साह और एक उत्सव जैसा माहौल मुझे तो नज़र आ रहा है। तो इसमें जो अभी कुछ पिछले दिनों जो इस परिस्थिति, आज की परिस्थिति जो जिसमें पहुंचा है, ये जन्मस्थली का आंदोलन जो बड़े लंबे समय से चलता रहा है, तो उसमें से कुछ लोगों के इंटरव्यू सुनने की मौका मिला। तो उसमें से ये लग रहा है कि देखिए, अपने शहर में भी बड़े बड़े शहरों में, चाहे बम्बई हो, चाहे सूरत हो, चाहे जयपुर हो, दिल्ली हो, सभी जगह बड़ा उत्साह है। लेकिन उन लोगों की बातें सुनने से ये भी पता लगा कि उस आंदोलन में जो आगे जो हरावल दस्ता था, जो कि वो ग्रामीण लोग थे, वो ग्रामीण लोग थे। तो उनका जुड़ाव बहुत लंबे समय से रहा है। एक ये बात जो पिछले दिनों जो कुछ बातचीत सुन के नज़र आई, तो इसकी परिणति जो हुई इसमें, और आज की क्या विशेष घटनाएं आपको लगी जो आगे आने वाले की राष्ट्र की राजनीति पे असर डाल सकती है, उसके बारे में आपका क्या आकलन है? माधव जी, मैं इसको कि वे शुरुआत के लोग सभी ग्रामीण थे, मैं पूर्णतः सहमत नहीं अपने आप को रख पाऊंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था, क्योंकि वो समय एक ऐसा था जब पाश्चात्य जीवन पद्धति की तरफ हम आकर्षित हो रहे थे, और कोई यदि राम की बात कर रहा है तो हम उसको अरे यार ये बैकवर्ड है, शायद वो ग्रामीण हम उसको बैकवर्ड कर देते थे, अरे रूढ़िवादी लोग हैं ये, ऐसा करके हम आगे बढ़ जाते थे। अपने आप को थोड़ा बहुत पढ़ लिखने के बाद हम ऐसा जो हम व्यवहार करने लगे थे, शायद वो गलत था। वे सभी लोग, उनको शहरी जीवन की भी पूरा ज्ञान था, वो उनकी चॉइस थी कि उस तरीके की जीवन पद्धति को अपनाकर वो आगे बढ़ रहे थे, और वो उस कॉज के लिए इतने डेडिकेटेड थे जो शायद हमको उस वक्त नहीं पता था। हमको ये मानना चाहिए, क्योंकि हम अपने जो दायरे में रहते हैं, हम उससे दुनिया को देखना समझना शुरू कर देते हैं। किसी माने विश्वविद्यालय में चले गए या विदेश चले गए, तो उस छोटे से अपने अनुभव को हम सोचते हैं कि हमारा एक्सपोजर है, बाकियों का नहीं है। ऐसा नहीं है। जब आप उन लोगों से भी आप गहरी बातें करोगे तो उनको आपको लगेगा कि वे भी बड़े पढ़े लिखे, उनको पाश्चात्य जीवन की भी अनुभूति थी। तो वे ग्रामीण और शहरी, मतलब वो सब कुछ थे, वो भारतीय थे, आम जन साधारण का राम थे। वो हर व्यक्ति में वो राममय थे, बस हम उसको उस वक्त पहचान नहीं पा रहे थे किसी भी कारणवश। हम कहूँ या सो कॉल्ड जो भी पढ़े लिखे लोग जो इस चीज़ को बहुत छोटा मानते थे कि यार ये कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, लेकिन ये पता चल रहा है कि वहाँ से 500 वर्षों से जब कोई चीज़ चली आ रही है तो हमारे सनातन के लिए कितनी महत्वपूर्ण रही होगी, कितनी लोगों ने जो अपनी जानें गंवाई, इस चीज़ के लिए लड़े रहे। मीर बाकी ने जब ये इसको स्थान को गिराकर क्योंकि ये तो जन्म स्थान तो पहले से था, तो उसको गिराकर एक कोई स्ट्रक्चर बना दिया जिस पर ना तो कोई कुछ और दूसरा समाज उसका उपयोग कर रहा था, बस एक जिद में तोड़ दिया होगा, जो भी रहा होगा इतिहास। तो उसके बाद देखिए, नहीं, इसमें ये ऐतिहासिक वो मिल रहा है कि ये आदेश बाबर का था और मीर बाकी ने जाकर स्पेसिफिकली बिल्कुल उसको ध्वस्त किया। और फिर ऐसे भी वो मिले हैं कि उन्हीं पिलर के ऊपर का इस्तेमाल करते हुए फिर दूसरा जो उनको ढांचा बनाना था, जिसको डिस्प्यूटेड जो स्ट्रक्चर कहा जाता है, वो उन्होंने बनाया। तो उस बात से अगर हम आगे चलें, जो पूर्व की घटनाएं थी, तो आज की जो एक भव्य और बड़ा ही जिसको कहते हैं कि विस्तृत बहुआयामी जो कार्यक्रम था, इसकी ध्वनि आगे की आने वाले राष्ट्रीय राजनीति में आप कैसे देख रहे हैं? क्या कोई ध्वनि होगी? कुछ कहते हैं कि कुछ नहीं होगी, कुछ कहते हैं कि बहुत अधिक होती। तो आपका क्या ये आकलन है? देखिए, बहुत ही सामयिक प्रश्न रखा है आपने कि ठीक है, ये सब कर लिया, ये आज अचीव हो गया आपने, भारत की, आपने जैसे कहा कि भारत की अस्मिता मतलब एस्टेब्लिश, बहुत अच्छी बात है। राम, अब पहले तो चल रहा था कि राम आएंगे, अब तो राम आ गए हैं।
राम जी आ गए हैं, तो क्या ये राम का जो चरित्र है, राम का जो भाव है, क्या ये हम सभी भारत के नागरिकों में प्रभाव करेगा हमको? क्योंकि राम राज्य या राम जो शब्द है, देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इस भारत में बहुत समय से अलग अलग भांति भांति जो राजनीतिक दल रहे हुए हैं या जो कुछ ग्रुप्स रहे हैं, जो ओपिनियन लीडर्स रहे हुए हैं, वे सभी, मेरा ऐसा मानना है कि आम नागरिक को निग्लेक्ट कर रहे हैं। चाहे वो अपने आप को कितने भी आंदोलनकारी कहते रहे, जन समर्थक कहते रहे, वे जनता से लगभग कटे रहकर काम करते थे। राम की जब आप बात करते हैं तो मेरा मानना क्या है कि राम के जीवन में, राम के राज्य में केंद्र में रहती थी प्रजा। क्योंकि राम राज्य को आप जब सबसे यूटोपियन स्टेट जो अगर मान के चलते हैं, तो यूटोपियन स्टेट किसके लिए? आम नागरिक के लिए। कि आम नागरिक को ये लगे कि उसकी सारी चीज़ें पूर्ण हो रही हैं, या उसने भी अगर किसी एक पे थोड़ा सा कोई क्वेश्चन उठा दिया है तो उसको वहाँ का राजा, वहाँ के प्रशासन व्यवस्था उसका संज्ञान लेगी और उसकी कोई भी भ्रांति है तो उसको दूर करने का प्रयास करेगी। ये है राम राज्य। तो अब हमारे जितने भी नेतागण हैं, सामाजिक लेवल पर, सांस्कृतिक लेवल पे, राजनीतिक लेवल पर, अब उनको हम जन साधारण की अपेक्षा ये होने वाली है कि क्या आप उनसे, राम जी से, इस चरित्र की कुछ चीज़ें अपनाएंगे? चाहे आप विरोध में हो, चाहे शासन में हो, आपकी प्राथमिकता नागरिक रहनी चाहिए। आप सिर्फ नागरिक की सेवा करिए। और ये जैसे नागरिक, इसे पता चल रहा है कि जो राम की जन्मभूमि पर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये जनमानस की एक सोच को उन्होंने मतलब दर्शाया है ये करके। तो इसका मतलब आपका भी आकलन जैसे और बहुत सारे लोगों का है कि जो लोग इसके विरोध में हैं, उनके कारण कुछ भी हो, लेकिन मुख्य रूप से वो जन भावनाओं से कटे हुए हैं, या कि उसकी वो अवहेलना कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, वैसे तो मैं चाह रहा था कि अपन दलगत राजनीति से ऊपर ही आज रखते, क्योंकि राम एक बहुत विशाल, एक मतलब जी राष्ट्रीय एक हमारे वो हैं, जैसे राष्ट्रीय अस्मिता जैसे अपन ने कहा। लेकिन हाँ, मैं आपको, देखिए कई बार क्या होता है कि मैंने कभी किसी वर्ष कोई चीज़ कह दिया कि नहीं ऐसा है। अब अगर मैं समय के साथ मैच्योर हो गया हूँ, मैं अपनी गलती को बहुत स्वीकार करके उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो ऐसे लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। दिक्कत वहाँ हो रही है कि जब आपने कोई चीज़ कही, उस मौके पे कही, अब आप उसको ज़बरदस्ती जस्टिफाई करने के लिए आप एक ज़िद्दी बच्चे की तरह आप अपनी परिपक्वता नहीं दिखा रहे, राजनीतिक परिपक्वता नहीं दिखा रहे, सामाजिक परिपक्वता नहीं दिखा रहे, सांस्कृतिक परिपक्वता नहीं दिखा रहे, और आप किसी एक चीज़ का, क्योंकि मैंने उस वक्त कर दिया था भैया मुझे तो ये तो वो तो बच्चे जैसे होते हैं, बिगड़ैल बच्चे जो थोड़े ज़िद्दी किस्म के, वो हरकतें हो रही हैं। लेकिन जो परिपक्व है, जिसको राष्ट्र को आगे चलाना है, जिसको पूरे समाज को लेके साथ चलना है, वह ऐसी व्यक्ति बातें नहीं करेगा। इसलिए मैंने, जब कभी अपन बात करते थे मैं ये कह रहा था कि राम का न्योता, कोई उसको कहता था ये उस पार्टी का है, तो मैं तब भी कहता था कि राम को पार्टी से मत बांधो, और ये जो कह रहे हैं ना कि ये कर रहे हैं, ये पार्टी से वही बंधवाते जा रहे हैं। मेरा इस वक्त मानना था कि कोई भी राष्ट्र के लेवल पर राष्ट्रीय उत्सव हो, उसमें सबको शामिल हो जाना चाहिए, उसमें तुरंत शामिल हो जाइए। तो जो दूसरा व्यक्ति जिसको आप सोच रहे हो ये सब कुछ छीन के ले जा रहा है, फिर आप उसमें ब्लेम करते फिरोगे, भाई वो मेरे को लड्डू नहीं दिया, भाई आप वहाँ थे ही नहीं, लड्डू मिलेगा कहाँ से आपको? तो आपका आंकलन ये भी है कि ये आज जो भव्य कार्यक्रम हुआ है और एक लंबे चलने वाले संघर्ष की जो परिणति आज प्राण प्रतिष्ठा में हुई है, उसका प्रभाव आने वाले देश की राजनीति पे लंबे समय तक रहने वाला है। क्या आप ऐसा सोचते हैं? देखिए, ये कितने लंबे समय रहेगा, क्या रहेगा, हम मतलब ये मैं जानता हूँ मेरे जीवन काल तक तो रहेगा, क्योंकि ये जो जनता के, जिसमें आम जन के जिस तरह से उससे छुआ है ना, ये प्रभाव। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम करने वालों ने अब शासकों को जनता के प्रति ज़्यादा जिम्मेदारी का भाव दे दिया है, क्योंकि जनता की अपेक्षाएं अब सभी शासकों से बड़ी, क्योंकि राम जी के साथ आपने जब उसको लिंक कर दिया है ना, तो उनका जो एक्सपेक्टेशंस हैं आम जन साधारण की, वो बहुत बढ़ गई हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जो राजनीतिक दल हैं, सामाजिक दल हैं, उनको जो भी नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, उन लोगों को
थोड़ा सा और गंभीरता से अपना जो सार्वजनिक जीवन है वो व्यतीत करना पड़ेगा। उसमें निर्णय जो हैं बड़े सोच समझ कर लेने पड़ेंगे। अपने जो कटु शब्द हैं उनका इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए, वरना जनता भी इन चीज़ को माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि ये चीज़ एक तो उनके आत्मा से जुड़ा हुआ भाव था, और उसको आपने एक तरह से जो प्राण प्रतिष्ठा करके उसको जीवित कर दिया है उस भाव को। तो वो भाव, और आपने थोड़ा बहुत इसमें देखा होगा कि जिस दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी दक्षिण भारत में घूम रहे थे, दक्षिण भारत को ज़्यादातर शैव उससे शिव जी के उपासकों से ज़्यादा जोड़ा जाता है। लेकिन वहाँ जाकर भी आपने अगर देखा होगा जो उत्साह तमिलनाडु और कर्नाटक में इनको मिला था, तो उससे उन्होंने वो चीज़ आम जन की, मैंने कहा ना, उसमें भारतीयता को आपने जगा दिया है। उस भारत को जो थोड़ा सा आपने इंडिया के नाम से उसको जो सुला रहे थे, तो भारत जब जागा है राम जी के साथ, तो मेरा मानना है वो उतनी आसानी से साथ नहीं छूटेगा। ये जो भाव है लोग कई जगह देखेंगे, अपने समाज में भी कोई भी अगर किसी धार्मिक स्थान का मुखिया है, उसके व्यवहार पे भी मेरा मानना है कि अब बहुत प्रश्न चिन्ह आएंगे अगर वे बहुत कैजुअल लेगा। तो ये जनता का जागरण है, मैंने कहा ना, पुनरुत्थान पुनर्जागरण है। तो ये तो बहुत सकारात्मक चीज़ है जो हो रही है। तो धन्यवाद डॉक्टर नीरज रावत कि आपने इस आज की जो महत्वपूर्ण और भव्य और चिर प्रतीक्षित जो आयोजन था उसको देखा और उस पे अपना आकलन हम सबके साथ में साझा किया। और आपने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी ये भी की है कि इस घटना के बाद में जो जनता से जुड़ाव के जो मुद्दे हैं, जो जनता को जोड़ते हैं, जो आम जन को जोड़ते हैं, उस पे शायद सभी जो शासक दल हैं या कि शासन में आना चाहते हैं या बाहर हैं, उनको उस पे पहले से अधिक ध्यान देना पड़ेगा। मतलब रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ और पॉलिसी मेकिंग की तरफ शायद जाना पड़ेगा, आप यही बता रहे हैं। तो ये एक बहुत ही विस्तृत विषय है, इसके बहुत सारे आयाम हैं और उन आयामों को आपसे अलग से उस पर बात करने के लिए, उसको समझने के लिए हम आपके पास फिर लौटेंगे। तो डॉक्टर नीरज रावत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय में अपना आकलन और अपनी जानकारी हमसे साझा की। तो हमने बातचीत की हमारे मित्र और जाने माने विचारक और सोशल एक्टिविस्ट श्री डॉक्टर नीरज रावत से, जो बता रहे थे कि आज की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है जन्म स्थान की, मंदिर तो बहुत से हैं लेकिन जन्म स्थान पे जो मंदिर है उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है भगवान राम की मूर्ति की और मंदिर की, और विशाल और भव्य मंदिर की, उसका जो है असर, उसका प्रभाव आने वाले देश में बहुआयामी होने वाला है। तो आपका धन्यवाद और नमस्कार। हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो हम आपसे शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। आपको अवश्य ये प्रोग्राम अगर ठीक लगा है तो अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए और चैनल बात 25 को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात।